वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन के लिए 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो बिल्कुल आपका नया सिलेबस है उस पर आधारित है, इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। और ये 7वां प्रैक्टिस सेट है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ और उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ फ्रेंड्स, वहाँ पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें टोटल 100 प्रश्न है, जिसमें आपका मैथ का सोल्यूशन इस पर नहीं दे पाऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर स्पेस नहीं है और कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। बाकी आपका हिंदी का, अंग्रेजी का और जीके जीएस का मैं सोल्यूशन आप लोग को दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए मैथ का जैसे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहला क्या कर रहा है, देखिए समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज इस तरह से बनाए फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें आपका कह रहा है, मान लेते हैं ए बी सी, एक का रहा न्यून कोण है जो कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये कितना है 90 डिग्री हो जाएगा। उसके सामने की भुजा क्या होगा, यानी आपका ए आपका भुजा पूछ रहा है। तो देखिए इसमें हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे फ्रेंड्स। तो इसमें हम लगाएंगे ए कर रहा तो साइन लगाएंगे, तो साइन 60 बराबर लगाएंगे। तो साइन 60 बराबर क्या होता है, ठीक है, साइन 60 डिग्री यानी साइन थीटा ने थीटा की जगह पर 60 लेंगे तो साइन 60 इक्वल क्या होता है फ्रेंड्स, आपका लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या हो गया आपका ए बी हो गया, ठीक है। और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। आपको पूछ रहा है सामने की भुजा यानी कि आपका कर्ण पूछ रहा है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा कितना होता है 2 होता है। अब बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ए बी बटा ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमको निकालना है क्या, ए सी निकालना है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर करिएगा। तो देखिए ए सी बराबर जब निकालिएगा फ्रेंड्स इसको, तो आ जाएगा आपका कितना √3 इंटू क्या हो जाएगा √3 बटा 2 और गुना में क्या हो जाएगा यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए मैथ का सोल्यूशन मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, इसका मैं अलग से आपका फ्रेंड्स सिस्टम पे कर करके मैं दूंगा। अभी टाइम बहुत है, तो अभी आपका जीके जीएस और हिंदी और अंग्रेजी पर विशेष ध्यान दें। और मैथ का फ्रेंड्स आपका बिल्कुल वही लेवल रहेगा जो आपका 10th क्लास का लेवल है, जो आप लोग पढ़े हैं वही लेवल का रहेगा, थोड़ा सा बीच बीच में देख लीजिएगा। चलिए तो 11 नंबर सवाल से देखते हैं फ्रेंड्स। 11 नंबर सवाल आप लोग के सामने देखिए क्या है कि संसार में, आपका हिंदी सेक्शन से है, संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई धनवान तो कोई सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर क्या भराएगा 11 नंबर सवाल का। तो देखिए इसमें गेस करिए, 11 नंबर जो आपका सवाल है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई संकीर्ण, कोई धनवान तो कोई निर्धन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा संकीर्ण हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका निर्धन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का ऑप्शन नंबर बी है जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर संकीर्ण होगा, यहाँ पर निर्धन होगा, इसको भरने से अर्थपूर्ण हो जाता है सेंटेंस। चलिए सवाल नंबर 12 को देखें कि ब्राह्मी, ठीक है, ब्राह्मी से किस लिपि का उत्पत्ति हुई। देखिए बहुत बार ये बताए हैं, तो 12 का गेस करते चलिएगा, ब्राह्मी से किस लिपि का हुआ है फ्रेंड्स। तो देवनागरी, ठीक है, याद रखिए देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि का विकास हुआ जो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। जयद्रथ वध किस लेखिका की कृति है। देखिए एक आपका लेखिका से एक प्रश्न या क्या दो जरूर रहेगा फ्रेंड्स, तो सब याद रखिएगा। तो कह रहा है जैसे कि जयद्रथ वध किसने लिखा है, तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। और देखिए मैथिली शरण गुप्त का 3 और इंपॉर्टेंट बुक है जो एग्जाम में अक्सर आपको प्रैक्टिस शीट में देखने को मिलेगा। जैसे भारत भारती के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त है। साकेत के लेखक कौन है, तो आपका मैथिली शरण गुप्त है। उसके बाद में साकेत हो गया। भारत भारती यशोधरा के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त है। और जयद्रथ वध के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे महादेवी वर्मा का हो गया तो यामा हो गया, ठीक है। तो इस सभी जो है इंपॉर्टेंट उसके लेखक और लेखिका उसका सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, इससे 1-2 प्रश्न पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 14 को देखिए फ्रेंड्स कि उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, सब हो गए। यहाँ पर क्या होगा 14 का, तो हो जाएगा सब निरुत्तर हो गए। सही विकल्प में आपका क्या भराएगा, निरुत्तर। उसकी बात का उत्तर कोई नहीं दे सका, सब क्या हो गए, निरुत्तर हो गए। 14 का बी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को देखिए, लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं, टट्टू शब्द का बहुवचन बताएं। 15 नंबर सवाल, ठीक है।
तो टट्टू का क्या हो जाएगा, टट्टुओं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका सिलेबस के अनुसार मैं हिंदी पढ़ा रहा था फ्रेंड्स, उसमें आपका वचन मैं पढ़ा चुका हूँ, कारक पढ़ा चुका हूँ, संज्ञा पढ़ा चुका हूँ, सर्वनाम पढ़ा चुका हूँ। अगर वो सब नहीं पढ़े फ्रेंड्स तो यूट्यूब पर पढ़ लें, और नहीं तो सभी क्वेश्चन जो मैं बताया हूँ फ्रेंड्स उसको अपने वेबसाइट पर डाल दिया हूँ। ठीक है, सिलेबस के अनुसार कर करके, तो वेबसाइट पर जाइएगा तो आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट वो सिलेबस के अनुसार आपको मिल जाएगा। वेबसाइट पर जाने के लिए आपको पता है फ्रेंड्स, जीके मास्टरमाइंड लिखिएगा खाली गूगल में तो आपका आ जाएगा, नहीं तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ रहता है, वहाँ पर जाके पढ़िएगा। ठीक है, तो ये सब मैं बता रहा हूँ उसमें, तो टट्टुओं हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए कि दिए गए विकल्प में सही विकल्प को छाटें। ठीक है, इसमें सही विकल्प को आपको छाटना है। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। जीवन क्षणभंगुर है, जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। देखिए पहला में फ्रेंड्स और दूसरा में आपको क्या अंतर आ रहा है, सेंटेंस में देख सकते हैं आप यहाँ पर, जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करे। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करे। तो देखिए इसमें कहाँ पर आपको अंतर आ रहा है, जो सही लिखा हुआ है उसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जीवन आपका इस तरह से लिखाएगा ना कि ये गलत है। फिर क्षणभंगुर, यहाँ पर देखिए क्षणभंगुर में दीर्घु कर दिया है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका सभी सेंटेंस में आपका गलती है, लेकिन जो पहला सेंटेंस है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जीवन इसी तरह से लिखाएगा, क्षणभंगुर इसी लिखाएगा, व्यर्थ नष्ट न करे, यानी 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर देखिए बारीकी से, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर देखिए जीवन क्षणभंगुर में क्या है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ दीर्घु कर दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो क्षणभंगुर इस तरह से लिखा जाता है, 16 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 17 नंबर सवाल को देखिए कि सन 2021 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में दिया गया था। 2001 की बात कर रही है फ्रेंड्स। 17 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जंगल जहां से शुरू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसको किसी तरह से घुमा करके पूछा जा सकता है। तो कह रहा है संजीव को, कथाकार संजीव, तो जंगल कहाँ से शुरू होता है, इसके कथाकार कौन है, तो कौन हो जाएंगे, संजीव हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल आपका है 17वें रामाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस करिए। 17वें रामाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इंदिरा दागी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, 19 नंबर सवाल को देखिए। 19 नंबर सवाल है खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय क्या। चलिए इसका आंसर आप लोग समझ देता हूँ फ्रेंड्स, गेस करें। खटाई में पड़ना मतलब क्या होता है, बहुत कष्ट होना, नुकसान होना, पछतावा होना, निर्णय नहीं होना। तो क्या होगा, चलिए गेस कर लिए होंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। खटाई में पड़ना नहीं कहता है फ्रेंड्स कि काम तो खटाई में पड़ गया। ठीक है, निर्णय नहीं होना, नहीं रुक जाना, बाधा पहुंच जाना, यानी जिसका निर्णय कुछ ना हो। जैसे कोई केस है तो कहता है कि इसका एक खटाई में केस पड़ गया, यानी कि इसका निर्णय नहीं हुआ। जैसे आपका जो अयोध्या वाला था फ्रेंड्स, बहुत दिन से खटाई में पड़ा हुआ था, निर्णय नहीं हो रहा था, लास्ट में हुआ निर्णय हुआ। ठीक है, तो इसको समझ सकते हैं कॉमन सेंस से। 20 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 20 नंबर सवाल आपका है कि समास के भेद कितने हैं। तो समास के कितने भेद है फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा, तो समास के टोटल आपका 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। पहले भी मैं समास पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स। 6 भेद कौन कौन होते हैं वो भी सुन लें। पहला हो गया तत्पुरुष, दूसरा हो गया कर्मधार्य, तीसरा हो गया बहुब्रीहि, और चौथा हो गया अवयवी भाव, और पाँचवा हो गया आपका दिग्गु, और छठा हो गया द्वंद्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही आपका समास के 6 भाग है। तो समास मैं आप लोग को बताऊंगा फ्रेंड्स, अभी नए सिलेबस के अनुसार मैं बता रहा हूं। तो अभी मैं आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और विशेषण पढ़ा रहा हूं फ्रेंड्स। वहां आपको सिलेबस के अनुसार से समास आएगा, तो उसको मैं डिटेल से बताऊंगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा और नहीं छूटेगा। तो समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब चलिए देखिए, हिंदी सेक्शन से आपका 10 प्रश्न करीब हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखते हैं आपका अंग्रेजी सेक्शन से। ठीक है, तो अंग्रेजी सेक्शन से देखिए 21 नंबर सवाल से। 21 नंबर सवाल आपका क्या कर रहा है कि चेंज द सेंटेंस फ्रॉम सुपरलेटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, सिलेबस में आपका दिया हुआ डिग्री पढ़ने के लिए फ्रेंड्स, तो डिग्री से एक प्रश्न आपको जरूर हो सकता है पूछा जाए। तो कह रहा है ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट विकेट बॉयज। ठीक है, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में है, जिसको जब कंपैरेटिव में चेंज करिएगा तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ही इज मोर विकेट दैन मोस्ट अदर बॉयज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कंपैरेटिव में। ठीक है, कंपैरेटिव में क्या होता है फ्रेंड्स कि 2 के बीच तुलना किया जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में तुलना किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ही इज मोर विकेट दैन मोस्ट बॉयज। और देखिए इसमें क्या होता है, कंपैरेटिव में दैन का प्रयोग होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और जो सुपरलेटिव में होता है उसमें क्या होता है,
सुपरलेटिव डिग्री में देखिएगा तो उसमें द का प्रयोग होता है, जैसे कि कुछ भी तुलना करिएगा तो उसके पहले जो भी वहाँ पर होता है उसके पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 22 नंबर सवाल को। व्हाट विल बी द नाउन फ्रॉम द व्हाट विल द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड कन्वर्ट। ठीक है, तो कन्वर्ट है जो क्या है, कन्वर्ट को आप देखिए तो कन्वर्ट हो गया आपका, एक तरह से कह सकते हैं वर्ब है, मेन वर्ब है कन्वर्ट। अब इसके नाउन रूप में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा कन्वर्सन हो जाएगा। ठीक है, इसका नाउन रूप क्या, कन्वर्ट का हो जाएगा, कन्वर्सन हो जाएगा। तो कन्वर्ट मतलब क्या होता है, परिवर्तन। कन्वर्ट मतलब क्या होता है, ये मूल वर्ब है, इसका करिएगा कन्वर्सन, तो कन्वर्सन मतलब क्या होता है, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, और कन्वर्ट है तो परिवर्तन करना वर्ब के रूप में है, लेकिन कन्वर्सन करिएगा तो हो जाएगा नाउन के रूप में। तो 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कन्वर्सन मतलब होता है परिवर्तन। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, 23 नंबर सवाल को देखिए। फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर, इफ देर इज नो एरर योर आंसर इज डी। ठीक है, अगर जो कहीं सेंटेंस में गलती है तो उसको बताया, नहीं है तो आंसर डी होगा। तो कहा दे रैन आफ्टर द बस एंड कुड कैच इट। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर द रैन का रहा है ना, भिटू लगा हुआ है, तो यहाँ पर कुड कैच की जगह पर कॉट होना चाहिए। ठीक है, कुड क्या होना चाहिए, कॉट होना चाहिए, इसका भिटू होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, यही है जो आपका गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए भिटू होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भिटू यानी कैच के कॉट होना चाहिए। चलिए 24 नंबर सवाल को देखिए कि ट्राई टू फाइंड नाउन इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, इसमें आपको नाउन चुनना है। आई हैड टू कॉल आउट आवर लोकल मैकेनिक, इसमें नाउन कौन है, गेस कीजिए, संज्ञा इसमें से कौन है। आई हैड टू कॉल आउट आवर लोकल मैकेनिक। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका मैकेनिक हो जाएगा, नाउन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 का हो गया आपका डिफरेंस। 25 नंबर सवाल को देखिए, अगर इसको देखिए फ्रेंड्स तो किस तरह से क्या है, तो वहाँ पर देखिए आई है जो क्या आ जाता है, ये तो आज प्रोनाउन के रूप में होता है। ठीक है, प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन में भी होता है या सब्जेक्ट में होता है, ये प्रोनाउन या सब्जेक्ट इसको अंतर्गत रख सकते हैं। और आपका जो है हैड को किसको अंतर्गत रखेगा, तो इसको आप एडवर्ब के अंतर्गत रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में है आपका कॉल है, तो कॉल को क्या रख सकते हैं, इसको इन्फिनेटिव कर सकते हैं, कॉल आउट। उसके बाद में आपका आवर है, आवर इसमें अंतर्गत देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर आप अगर लोकल को देखते हैं फ्रेंड्स तो लोकल है तो ये भी आपका विशेषण एडजेक्टिव हो जाएगा। बच गया क्या आपका मैकेनिक, यही है जो आपका नाउन है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 25 नंबर सवाल को। दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटली चेंज द वॉइस। ठीक है, इसको पैसिव वॉइस में करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए भिटू है ना, तो ही वाज हो जाएगा, ही वाज इलेक्टेड सेक्रेटली, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 का बी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, चूज द करेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, तो एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब क्या होता है, महामारी, जैसे कोरोना अभी है जो क्या है कि एपिडेमिक है, तो एपिडेमिक किस तरह से लिखा जाता है, तो इसका स्पेलिंग क्या होता है फ्रेंड्स, EPIDEMIC। ठीक है, EPIDEMIC, ये देखिए आपका सही, एपिडेमिक किस तरह से लिखा था, इसका मतलब महामारी होता है। 27 नंबर सवाल का देखिए कि फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसमें भरना है, द हाउस वाज ऑन फायर, तो सिंपल है, ऑन यहाँ पर भराएगा, द हाउस वाज ऑन फायर। 28 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि फाइंड द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। ठीक है, इंसिप्ट, तो इसका सिनोनिम कर रहा है फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा 28 का इसका मतलब होता है स्वाधीन होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका टेस्टलेस हो जाएगा, तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टलेस, यानी कि ये इसका आपका स्वादहीन कर रहा है, तो स्वादहीन है तो टेस्टलेस कर रहा है, तो टेस्टलेस मतलब भी स्वाधीन होता है, इसके मतलब भी स्वाधीन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सिनोनिम कर रहा है ना, तो ए हो जाएगा। अब कह रहा है फ्रेंड्स 29 की चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग कर रहा है। ठीक है, ऑफ द गिवन वर्ड्स, विदर है, तो विदर मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स आपका कह सकते हैं इसको मुरझाना कह सकता है, तो मुरझाना का उल्टा क्या होता है, खिलना, तो ब्लूम माने क्या होता है, खिलना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 30 नंबर सवाल, चूज द मीनिंग ऑफ द आइटम गिवन बिलो, टू बाइट द डस्ट। ठीक है, तो टू बाइट द डस्ट मतलब होता है कि डस्ट में धूल होता है, धूल चटाना। ठीक है, यानी धूल चटाना, किसी को मैच में हरा देना, इसको धूल चटाना, इस तरह से हो सकता है फ्रेंड्स, या पराजित करना होता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, टू बी डिफीटेड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स मैथ से आपका है 2-3 प्रश्न यहाँ पर भी दे दिया है। ठीक है, तो चलिए आपको देखते हैं हम लोग यहाँ से,
यहाँ से देखिए अब आपका साइंस से है और बाकी जीके जीएस को देखने को मिला है। 41 नंबर सवाल से देखते हैं। तो 41 नंबर सवाल का जो है फ्रेंड्स, एक 20 फेरे की कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकेंड में इतना वेबर से घटकर शून्य रह जाता है तो कुंडली के सिरे के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल्ब होगा। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल का सवाल है। 41 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, एक मिनट, 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 6 वोल्ट आएगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो इसमें सही नहीं है? 42 नंबर सवाल का फ्रेंड्स, तो देखिए मैं टोटल इसका पढ़ देता हूँ कथन को, अब देखिएगा कौन सा इसमें सही नहीं है। कह रहा है विस्थापन अक्ष के मूल बिंदु के चुनाव से स्वतंत्र होता है, ए में। बी में विस्थापन चली गई दूरी के बराबर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। सी में जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता। यही तो आपका गलत है फ्रेंड्स। जब कोई भी कण शुरुआती बिंदु से चलता है, मान लिया कि यहाँ पर है, यहाँ से चला फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ से चला फिर घूर फिर करके यहीं पर आ गया, तो क्या हुआ? इसमें तो कुछ हुआ नहीं, अपने बिंदु तो विस्थापन हुआ, कुछ नहीं होगा इसको विस्थापन। तो यही आपका है। तो कह रहा है कि जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता, नहीं शून्य हो जाता है, यानी यही आपका गलत है। चलिए अगला सवाल, डी में क्या था फ्रेंड्स? विस्थापन बिंदुओं के बीच कण की वास्तविक गति की प्रकृति को नहीं बतलाता, ये भी सही है, यानी सी इसका गलत है। 43 नंबर सवाल को देखिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका देखिए चालन भी जरूरी है फ्रेंड्स और संवहन भी जरूरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मा के लिए चालन भी और संवहन भी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल को देखिए कि कोई द्रव ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है यदि स्पर्श कोण कितना होता है? अच्छा सवाल है 44 का। इसका हो जाएगा 90 डिग्री से जब बड़ा होता है तब। कोई भी द्रव है जो ठोस पृष्ठ को गीला नहीं कर सकता, यदि स्पर्श कोण उसका कितना रहेगा? 90 से बड़ा रहेगा तो उसको गीला बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। फिर से एक बार देख ले, कोई द्रव ठोस पृष्ठ को, ठीक है, गीला नहीं कर सकता है, जब कब? जब उसका स्पर्श कोण 90 से बड़ा रहेगा। तो 45 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि अस्थायी अश्यान असंपीड्य के लिए बर्नौली का समीकरण व्यक्त करता है। बर्नौली का समीकरण क्या व्यक्त करता है? 45 का करेक्ट आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। ये तो जानते होंगे फ्रेंड्स कि बर्नौली का जो सिद्धांत है किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। चलिए 46 नंबर सवाल आपका कर रहा है, एक किग्रा द्रव्यमान व 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी ठोस गोले को इसके केंद्र से जाती हुई अक्ष के परितः 50 रेडियंस से के कोणीय वेग से घुमाया जाता है तो घूर्णन की गतिज ऊर्जा कितना होगी? 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 9/20 जूल। चलिए सवाल नंबर 47 को देखिए, MKS पद्धति में जी का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसका आपका जी स्मॉल जी मतलब क्या हो? गुरुत्वीय त्वरण हो गया, तो कितना होगा? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है ना। 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर सवाल को देखिए, एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है, वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है। क्या करा? एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है, वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ यानी सबसे कम न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होगा, कौन सा होगा? 48 का राइट आंसर क्या होगा? गेस करिए फ्रेंड्स। 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है आपका? देख लें, लाल, हरा, पीला, बैगनी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा। और क्यों होता है फ्रेंड्स? इसमें देखिए लाल रंग का अक्षर है जो सबसे कम उठा प्रतीत होता है, क्योंकि लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, तो इसका रीजन यही है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, इस टाइप का देखिए पूछ सकता है। एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षर रखा जाए, जैसे लाल, हरा, पीला सब अक्षर को रखा गया, अक्षरों के ऊपर रखा जाता है, वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है, तो न्यूनतम कौन उठा हुआ प्रतीत होगा? लाल होगा। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि आपका लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है। यही कारण है कि लाल रंग का अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है। चलिए सवाल नंबर, ये सब मैं फिजिक्स में बताया हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, फिजिक्स में सिलेबस के अनुसार उसमें भी बता चुका हूँ, उसमें टोटल 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें 3-4 वीडियो और करूँगा फ्रेंड्स, तो उसका फिजिक्स का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह से मैं सबका कोशिश कर रहा हूँ करा देने के लिए फ्रेंड्स, लेकिन टाइम के अभाव में क्या क्वेश्चन नहीं टाइप हो पाता है। 49 नंबर सवाल को देखें कि लोहे के पतले टुकड़े को तीव्र विद्युत धारा बहती हुई प्रणालिका में रखने पर चुंबकीय दिशा में घूम जाते हैं। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी डोमेनों के सभी परमाणु। ठीक है,
चलिए एक बार देख ली फ्रेंड्स, इसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कह रहा है लोहे के पतले टुकड़े को तीव्र विद्युत धारा, ठीक है, एक लोहे के पतले टुकड़े को तीव्र विद्युत धारा बहती हुई प्रणालिका में, एक ऐसा प्रणालिका जिसमें क्या तीव्र विद्युत धारा बह रही है, उस पर रखिएगा तो चुंबकीय दिशा में घूम जाता है कहाँ, तो सभी डोमेनों के सभी परमाणु घूम जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 49 का सी करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर सवाल को देखिए, जब प्रकाश तरंगे हवा से कांच में प्रवेश करते तो प्रभावित चर होते हैं। ये भी देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि जब आपका प्रकाश के तरंगे हैं जो हवा से क्या जाएगा, कांच में जाएगा ना, तो हवा से कांच में जाएगा तो क्या प्रभावित होता है, तो तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों प्रभावित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अब 51 नंबर सवाल को देखिए कि समूह 16 के तत्व में रेडियो सक्रिय है। 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पोलेनियम हो जाएगा। समूह 16 के तत्व में रेडियो सक्रिय क्या है, तो पोलेनियम। 52 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक है, कौन सा तत्व है जिसका डेंसिटी सबसे अधिक है, तो 52 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा गेस करिए, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यानी इस क्या वैसे हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको क्या कह सकते हैं, ओसिमियम कह सकते हैं। ठीक है, ओसिमियम ही है, तो ओसिमियम का क्या डेंसिटी सबसे अधिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, तत्वों में सबसे अधिक घनत्व ओसिमियम का है, ये आपका याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। तक कभी देखिए इसका संकेत दे देगा फ्रेंड्स, कहीं ओसिमियम लिख देगा, तो याद रखिएगा तत्वों का में सबसे ज़्यादा घनत्व वाला तत्व कौन सा है, तो ओसिमियम है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 53 को देखें, 60 डिग्री सेल्सियस ताप के 100 ग्राम पानी के 95 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 180 ग्राम पानी में मिलाया जाता है तो मिश्रण का परिणामी ताप क्या होगा। 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कितना 82.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 54 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है आपका कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में उपयुक्त अवस्थाएं हैं। हैबर, 54 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा गेस करिए। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में उपयुक्त अवस्थाएं कौन है, इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स अधिक दाब व अधिक ताप। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिक दाब और अधिक ताप हो जाएगा। 55 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व का आयनिक विभव सबसे कम होता है। अभी हमने देखा था फ्रेंड्स कौन सा तत्व है जिसका डेंसिटी है घनत्व सबसे अधिक होता है, तो याद हो गया होगा आप लोग को ओसिमियम का। अब कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व का आयनिक विभव सबसे कम है, तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आयनिक विभव है जो सबसे कम किसका है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का। चलिए सवाल नंबर 56 को देखते हैं। ठीक है, 56 नंबर सवाल आपका हो जाएगा कि यदि किसी गैस के नियत द्रव्यमान का आयतन स्थिर ताप पर आधा कर दिया जाए तो उसका दाब कितना हो जाएगा। देखिए इस टाइप का सवाल एक जरूर पूछा जाता है। ठीक है, वेग से संबंधित हो या इस और किसी से संबंधित हो कि इसको दुगना कर दिया जाए तो इसका क्या होगा, इस टाइप से एक सवाल पूछा जाता है। तो इस टाइप का जितने भी सवाल है फ्रेंड्स, देखिए मैं तरीका बताता हूँ, इस टाइप के जितने भी सवाल आपको मिलते हैं वो क्या करें, एक नोटबुक रखें, उसमें सब नोट कर ले। ठीक है, तो 10 से 15-20 सवाल होंगे, 25 सवाल होंगे, और एग्जाम के जाने के पहले एक बार उसको उसको रिपीट करते रहें और एग्जाम के पहले 1-2 बार ऐसा इसको पढ़ लें, तो उसमें से एक या 2 सवाल आपको मिल ही जाता है। तो 56 नंबर सवाल है, यदि किसी गैस के नियत द्रव्यमान का आयतन स्थिर ताप पर आधा कर दिया जाए तो उसका दाब कितना हो जाएगा। 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रेंड्स को दोगुना हो जाएगा। 57 नंबर सवाल को देखिए, नीचे दी गई इकाइयों में से कौन सी इकाई दाब की है, तो दाब की इकाई क्या है, चलिए गेस करिए। 57 का टॉर है, ये है, बार भी है, मानवीय वर्तन सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका 57 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा टॉर भी है फ्रेंड्स, बार भी है और मानक वातावरणीय दाब भी है। चलिए 58 नंबर सवाल को देखिए, उच्चतम ध्रुवीय सहसंयोजक बंध निम्नलिखित में से उपस्थित है। 58 का क्या होगा राइट आंसर, तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स, उच्चतम ध्रुवीय सहसंयोजक बंध किसमें है आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उच्चतम ध्रुवीय सहसंयोजक बंध किसमें है, तो आपका किसमें, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल को देखते हैं। 58 हो गया। 59 नंबर सवाल को देखें, कह रहा है फ्रेंड्स आपका कि आणविक विमाओं में कोलाइडिक कण का पृथक्करण कहलाता है, क्या कहलाता है।
59 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, डायलिसिस कहलाता है। ठीक है, आणविक विमाओं को कोलाइडी कणों का पृथक्करण क्या कहलाता है? तो डायलिसिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक डायलिसिस संबंधित आता है फ्रेंड्स, आप लोग समझे होंगे, जिनका किडनी वगैरह खराब हो जाता है तो किससे है कि आपका किब्रिक यानी किडनी से संबंधित को डायलिसिस पे रहा जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो कह रहा है आपका आणविक विमाओं से कोलाइडिक कणों का पृथक्करण, इसका परिभाषा एक तरह से कह सकते हैं, आणविक विमाओं को कोलाइडिक कणों का पृथक्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो डायलिसिस कहलाता है। डायलिसिस किससे संबंधित है आप लोग को ये पता होगा फ्रेंड्स। ठीक है, किससे संबंधित है आपका? तो किडनी से संबंधित है फ्रेंड्स आपका, जो आपका डायलिसिस पे रखा जाता है किसी का जो किडनी वगैरह सब खराब हो जाता है। तो चलिए सवाल नंबर 60 को देखिए कि क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है? 60 नंबर सवाल का, चलिए मेरे ख्याल से पता होगा आप लोग का, क्या होगा? कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। तो देखिए क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है? तो मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 61 शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? चलिए गेस करिए, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होगा? तो 61 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स तंत्रिकाएं कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं जो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो देखिए इसमें सेल हो जाएगा, कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपका कोशिका होगा। लेकिन शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी पूछा है? तो तंत्रिका कोशिका होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा। चलिए अगला सवाल है 62 नंबर सवाल है, श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता। श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता किसमें? 62 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका कार्बोहाइड्रेट में होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है। ठीक है, इसका मान 1 होता ही होता है, 1 से कम नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें कुछ सवाल अजीब टाइप से देख रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सभी तरह का प्रैक्टिस सेट देखते रहें। ठीक है, कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा या पता नहीं, लेकिन सभी तरह का प्रैक्टिस करके देखिएगा फ्रेंड्स। तो आओ जो लड़का जो नहीं करके जाएगा उससे तो आप अच्छा बेटर करेंगे, इतना तो तय है। 62 नंबर सवाल को देखें कि श्वसन हो गया। 63 नंबर, माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास, ठीक है, मनुष्य के मामले में लगभग कितने महीने लगते हैं? देखिए 63 का कैसा सवाल दिया है, कितने महीने लगते हैं? सभी को जाते हैं फ्रेंड्स कि एक बच्चा है जो कितने माँ के पेट में कितने दिन तक रहता है? 9 महीना रहता है ना, 9 महीना में वो पूरा परिपक्व हो जाता है, 9 महीने के बाद वो उसका जन्म होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 64 नंबर, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। 64 का गेस करिए राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स साइनोबैक्टीरिया। पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी साइंस से सब क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स। चलिए 65 नंबर सवाल को देखें कि मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? बहुत अच्छा सवाल है 65 का। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स किसका? कर्णपटही झिल्ली में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर सवाल को देखिए कि निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। 66 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स जाइलम है, जो आपका सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो जाइलम है फ्रेंड्स ये क्या है? जाइलम एक जटिल अस्थायी उत्तक है, न कि सरल है। ये जाइलम है जो जटिल है। अब बाकी देखिए क्वेश्चन को फिर से समझिए, कर रहा क्या इसमें? सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। तो देखिए जीवित, ये आपका जीवितक है जो है, कोलेकनाइमा है, अस्केलेरे नकाइमा है, अजीब सा नाम है फ्रेंड्स। तो ये सभी है जो आपका सरल अस्थायी उत्तक है, जबकि जाइलम है जो आपका क्या है? जटिल अस्थायी उत्तक है। देखिए ये जाइलम है जो क्या करता है फ्रेंड्स, आप लोग को पता है, जाइलम है जो पेड़ पौधे में, एक जाइलम होता है एक फ्लोएम होता है, दोनों उत्तक का नाम है। तो जाइलम जो क्या करता है ना कि वो आपका संवहन करता है, खनिज लवण ये सब का संवहन करता है, जिसे जड़ से जाने पानी को पेड़ पौधे में सभी जगह पहुंचाने, सब जाइलम कहीं करता है। ठीक है, यह जो आपका पौधे को उत्तक है और ये आपका जल के संवहन का कार्य करता है। एक फ्लोएम होता है फ्रेंड्स। तो फ्लोएम में क्या है कि जो पेड़ पत्ती में खाना बनता है पत्ता में, वो जो खाद्य पदार्थों का संवहन करता है वो फ्लोएम करता है। लेकिन जाइलम क्या करता है? आपका जल का संवहन करता है, खनिज लवण सब का संवहन करता है। तो वो पूछा जाता है, बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है फ्रेंड्स, उससे भी कभी कभी उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। तो यहाँ पर क्या कर रहा था कि सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, तो जाइलम याद रखिएगा जटिल है। जाइलम जटिल अस्थायी उत्तक है, ना कि सरल। 67 नंबर सवाल को देखिए, लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? ठीक है,
लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? 67 नंबर सवाल देखें, इसका करेक्ट आंसर आपका सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, लोसुंग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल आपका है, शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? इससे संबंधित एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कि बिहार में जो शराबबंदी जो कब हुआ था? ठीक है, डेट के साथ बताइए आप लोग। देखिए आप लोग को याद है कि नहीं। ऑप्शन में देखिए फ्रेंड्स, 2015, नहीं तो सिर्फ ईस्वी बताइएगा, 2015 है, 2014 है, 2016 है, ठीक है, 2018 है। तो बिहार में शराब बंद कब हुआ था, इसका कमेंट करके आप लोग हमें जवाब बताइएगा। ठीक है, और उसका हमेशा याद रखें फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। तो आपका 68 नंबर सवाल है, कह रहा है कि शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो गुजरात है। और बिहार में शराबबंदी कब हुआ था फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, शराबबंदी इसमें इसका जवाब 68 में हमको बताइए कमेंट करके कि बिहार में कब हुआ था। ऐसे क्वेश्चन पूछे शराबबंदी लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो गया? तो आपका गुजरात हो गया, याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए गुजरात में शराबबंदी कब हुआ था फ्रेंड्स, तो गुजरात का मैं बताता हूँ 1965 ईस्वी में यहाँ पर शराब बंद हुआ था। 1965 ईस्वी में। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है 69 नंबर सवाल को देखिए। 69 नंबर सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? 69 का कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका देख लेते हैं। ए पिक्को आंदोलन, पिक्के हेगड़े, सही है। चिपको आंदोलन, SL बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटकर। जब 3 ऊपर का सही हो गया फ्रेंड्स, तो चौथा तो पक्का है जो आपका गलत होगा। ठीक है, शांति घाटी आंदोलन का है जो नेतृत्व आपका बाबा आमटे ने नहीं किया था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम था सुगाथा कुमारी। नाम क्या था, याद रखिएगा, सुगाथा। ठीक है, सुगाथा कुमारी इनका नाम था, जिन्होंने शांत घाटी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, बाबा आमटे का संबंध तो सभी जानते हैं फ्रेंड्स, आनंद वन आश्रम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो कुष्ठ रोगियों के लिए समर्पित रहा है। तो बाबा आमटे किससे जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि आनंद वन आश्रम है जो कुष्ठ रोगियों के लिए समर्पित है, उससे संबंधित कौन हो जाएंगे? तो आपका बाबा आमटे हो जाएगा। लेकिन याद रखें, शांत घाटी आंदोलन सुगाथा कुमारी। अब बाकी ये सब भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। एपिको आंदोलन पिक्के हेगड़े, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन को कौन नेतृत्व किया था? तो आपका मेघा पाटकर। ठीक है, शांति घाटी आंदोलन का तो सुगाथा कुमारी। चलिए सवाल नंबर 70 को देखते हैं। हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था? देखिए, ये विश्व इतिहास से क्वेश्चन है। 70 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, 1935 ईस्वी में इन्होंने वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, अब पूछा जाता है फ्रेंड्स कि वर्साई की संधि हुई कब थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि वर्साई की संधि जो हुआ था फ्रेंड्स, आपको 1919 ईस्वी में 28 जून, याद रखिएगा, 28 जून 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि हुआ था। यही वर्साई संधि को हिटलर ने 1935 में क्या किया था फ्रेंड्स, आपका अस्वीकार कर दिया था। 71 नंबर सवाल को देखिए। ऑरेंज क्रांति रेवोल्यूशन निम्नलिखित में से किस एक देश से संबद्ध है? ऑरेंज क्रांति का संबंध किस देश से है? गेस करिए। 71 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये आपका यूक्रेन से संबंधित है। ठीक है, कौन सा देश से? तो ऑरेंज क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लिख करके याद रखिए फ्रेंड्स। ऑरेंज क्रांति यूक्रेन, बैठ भी जाता है फ्रेंड्स कि ऑरेंज क्रांति यूक्रेन से संबंधित है। ठीक है, ऑरेंज क्रांति को हम लोग क्या कर सकते हैं? नारंगी क्रांति भी कर सकते हैं। ठीक है, नारंगी क्रांति कर सकते हैं। तो देखिए, ऑरेंज क्रांति या नारंगी क्रांति 2004 में कब हुआ था? 2004 में यूक्रेन के लोगों द्वारा लोकतंत्र की स्थापना हेतु की गई थी। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2004 में यूक्रेन के लोगों के द्वारा लोकतंत्र की स्थापना के लिए ऑरेंज क्रांति या तो नारंगी क्रांति हुआ था वहाँ यूक्रेन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहीं कहीं पे आपका नारंगी क्रांति दे देगा, ठीक है, कहीं ऑरेंज क्रांति देगा। तो याद रखें, इसमें तो ट्रिक बन जा रहा है। ऑरेंज क्रांति यूक्रेन में किस लिए? तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए। कब? तो 2004 में। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 72 नंबर सवाल की, नॉट्रे डेम कैथीड्रल कहाँ है? नॉट्रे डेम कैथीड्रल कहाँ है? 72 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका फ्रांस पेरिस में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? चलिए गेस करिए 73 का।
निरुत्साहित मतलब समझ रहे होंगे आप लोग फ्रेंड्स। निरुत्साहित मतलब क्या है, इसका निंदा करना एक तरह से, उसको मतलब कि खत्म करने के पक्ष में उसके विरोध कर सकते हैं कि सती प्रथा नहीं होना चाहिए, गलत प्रथा है। तो इसको कौन किया था निरुत्साहित करना होता? अकबर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी, 73 का सी हो जाएगा। चलिए 74 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। दिल्ली के निम्नलिखित संतालों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया था? इतिहासकार लोग ने विरोधाभासों का मिश्रण किसको बताया था? 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद तुगलक हो जाएगा। अगला सवाल 75 नंबर सवाल। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा चलाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। प्रथम बार, बहुत बार बताया हूँ फ्रेंड्स कि प्रथम बार कहेगा तो कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका यूनानी ने किया था, यूनानियों ने किया था। प्रथम बार भारत में सोना का मुद्राएं किसने चलाया था? तो यूनानियों ने चलाया था फ्रेंड्स। ये आपको सवाल पूछा जाता है। अगर जो पूछा जाए कि भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाया था, देखिए इसे 3 प्रश्न पूछा जाता है, तीनों को मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए पहला तो हो गया भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई पहली बार? तो यूनानियों ने चलाया था। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो आपका चलाया था किसने? तो कुषाण काल में चलाया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए शुद्ध सिक्के हो गया, और गुप्त काल में है जो भी चलाया गया था फ्रेंड्स। तो गुप्त काल के जो शासन में सिक्के चलाए गए तो उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा चलाए गए थे, ठीक है। और ज़्यादा मतलब कि सोना का सिक्का उसी में चलाया गया था गुप्त काल में। तो 3 सवाल बन गया फ्रेंड्स कि पहला तो आपका सर्वप्रथम किसने? यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो आपका कुषाण शासकों ने। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि आपका हड़प नीति, ठीक है, राज्य विलय या हड़प नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? ठीक है, तो डलहौजी का सभी पता है फ्रेंड्स, डलहौजी हड़प नीति। आपका 76 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 77 नंबर सवाल को देखिए कि आपका दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बहुत बार बताए हैं, इसको भी बताने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। 77 का दीन ए इलाही किसने किया था फ्रेंड्स? अकबर के द्वारा किया गया था। कब किया गया है ये भी बताया था मैं, 1582 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा तभी तो। 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 78 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका वन सेवा ना, आपका 1963 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी याद रखें, भारतीय वन सेवा की स्थापना 1963। धरती आबा किसे कहा जाता है? चलिए फ्रेंड्स अच्छा सवाल है। धरती आबा, धरती आबा किसे कहा जाता है? 79 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बिरसा मुंडा को कहा जाता है। किसका उपनाम है आपका? बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए हम। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? चलिए इसका भी आप लोग को पता है, कुनैना सिनकोना के पेड़ से, ठीक है। कुनैन किससे प्राप्त करते हैं? तो आपका सिनकोना के पेड़ से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? चलिए गेस करिए 2011 के अनुसार से। 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है फ्रेंड्स? चलिए गेस करिए, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो आपका इतना से लेकर के इतना तक है, याद रखिएगा। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? 83 का। तो बिहू कहाँ का है? गेस किए हैं आप लोग? राइट आंसर ए होगा, असम से। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? चलिए तो क्वेश्चन सुनते हैं सभी को मेरे ख्याल से जुबान पे आंसर आ जाता होगा। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? सिंदरी ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 84 का डी। 85 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? राज्यपाल की 85 का कितने थे? राज्यपाल का भी 5 वर्ष का होता है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 86 नंबर, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को आयोग संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में रखा गया था? ये तो कभी जिंदगी में भूलिएगा, ट्रिक सबको पता है। दल बदल 10वीं, 10 से दल बदल 10 से 10वीं अनुसूची में हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ये देखिए दल विदल वाला जो आपका संविधान संशोधन हुआ था किसमें हुआ था फ्रेंड्स? 52वां संविधान संशोधन ना, याद रखिएगा। 52वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? तो 1985 ईस्वी में। इसी पे इस पे दल बदल वाला में रोक लगाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। दल बदल संबंधित संशोधन, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। कब हुआ था? 1985 ईस्वी में हुआ था। कौन सा अनुसूची में रखा गया है? 10वीं अनुसूची में रखा गया। तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर रखे। अगला सवाल 87 नंबर सवाल को देखें, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 87 नंबर सवाल का जो राइट आंसर क्या होगा? विधान परिषद ने करा है बिहार में, 75 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 76 को देखिए फ्रेंड्स, सॉरी कितना हो गया ये आपका? 87 हो गया,
86 87 हो गया। अब 88 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 88 नंबर सवाल आपका है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 88 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1953 ईस्वी में। 89 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? चलिए गेस करिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। 90 नंबर सवाल को देखिए। 90 नंबर सवाल, भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1904 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे रहता है? 91 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कितना 41.4% है जो गरीबी रेखा के नीचे रखता है। 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 92 नंबर सवाल, 91 का हो गया। 92 नंबर सवाल, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? 92 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है जो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। 93 नंबर सवाल को देखिए, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? 93 का नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से गुजरती है। 94 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो सुमेलित इसमें से कौन है? 94 का जो करेक्ट आंसर होगा, खजुराहो जो चंदेल वंशों ने बनाया था, ये है जो आपका सुमेलित है फ्रेंड्स। बाकी एलोरा, महाबलीपुरम और मीनाक्षी मंदिर, ये सभी है जो आपका तीनों गलत है। खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों के द्वारा आपका बनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको चलिए इसको बता देते हैं, तो सभी को मैं बता देता हूँ। एलोरा का संबंध किस वंश से? तो राष्ट्रकूट वंश से है, याद रखिएगा। ठीक है, एलोरा का जो है आपका राष्ट्रकूट वंशों द्वारा बनाया गया था। महाबलीपुरम किसने बनाया था? तो यह बनाया था आपका पल्लव ने बनाया था, याद रखिएगा। इसका पल्लव ने बनाया था, याद रखिएगा। महाबलीपुरम का किसने बनाया था? तो आपका पल्लव वंश की ने इसका निर्माण करवाया था। मीनाक्षी का है फ्रेंड्स, तो मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में पड़ता है, इसका है जो पांड्य वंश ने बनाया था। ठीक है, इसको कौन बनाया था? पांड्य वंश ने बनाया था। ठीक है, तो सभी को मेरे ख्याल से आप लोग को याद हो गया फ्रेंड्स। पुनः एक बार कर लें। एलोरा का मंदिर किसने बनाया था? तो चलिए इस तरह से देख लेते हैं, राष्ट्रकूटों ने बनाया था। महाबलीपुरम का जो मंदिर है जो किसने बनाया था? पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया था। दूसरा का ये हो गया। मीनाक्षी मंदिर है जो इसमें नहीं दिया ऑप्शन में, तो मीनाक्षी मंदिर किसे? पांड्य वंश से ने बनाया था। और खजुराहो तो सुमेलित है, ये है। चलिए सवाल नंबर 95 को देखते हैं फ्रेंड्स। 95 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारतीय तिरंगे की पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था? 95 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा आवाज़ मेरी भारी लग रही होगी कि तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा फीवरिश लग रहा है, इसलिए 95 नंबर सवाल का है फ्रेंड्स। 95 का कर रहा है, भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था? 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1929 में लाहौर में रावी के तट पर किए थे। ठीक है, लाहौर में। 96 नंबर सवाल को देखिए, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? चलिए इसको भी बताने की जरूरत है, चीन वाला बता चुका हूँ फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा ये? आपका हो जाएगा मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा है जो आपका भारत और चीन के बीच में हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और आपका रेड क्लिफ रेखा अगर पूछा जाए फ्रेंड्स, ये भी भारत पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा भी है जो किसका है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अब हिडेनबर्ग रेखा अगर एक पूछा जाता है, ये आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच में। डुरंड रेखा किसके किसके बीच में है फ्रेंड्स? आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, डुरंड रेखा है जो, चलिए नहीं तो मैं बता ही देता हूँ। डुरंड रेखा जो वर्तमान में किसका किसका है? आपका हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। मैकमोहन हो गया भारत और चीन से। डुरंड रेखा किसका हो गया फ्रेंड्स? तो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान का। लाल रेखा किसके बीच में है फ्रेंड्स? लाल रेखा किसके बीच में है? लाल रेखा मैं भी भूल रहा हूँ फ्रेंड्स, लाल रेखा किसके किस में? ये देखिए रेड क्लिफ रेखा कर रहा है यहाँ पर, तो ये तो हो गया। लाल रेखा मुझे भी नहीं पता फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल है 97 नंबर सवाल को देखिए। 97 नंबर सवाल है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 को लॉन्च करने की घोषणा की? 97 का आपका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट जवाब दे। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 को लॉन्च करने की घोषणा की? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स से। तो 97 नंबर सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा, नासा ने किया। 98 विश्व के सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है कौन सा देश के द्वारा? 98 का बी, चाइना के द्वारा। यही सलग खुरफाती करते रहता है। विश्व के सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण कौन किया? तो चाइना किया। 99 रामविलास पासवान का निधन हो गया।
वे कितने बार लोकसभा में सांसद के तौर पर निर्वाचित है। ये सब क्वेश्चन को तो एकदम सलाखों पर रखे फ्रेंड्स, ये सब पक्का उनसे कौन कौन सा पद पे थे, कौन सा मंत्री थे, हाल ही में उसका निधन हुआ है, उनके बारे में डिटेल पूरा जानकर रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए 99 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन 8 बार वो सांसद के तौर पर निर्वाचित हो चुके थे। ठीक है, रामविलास पासवान है का निधन जो हुआ वो कितने बार लोकसभा से सांसद के तौर पर निर्वाचित हुए थे, टोटल 8 बार वो निर्वाचित हुए थे। 99 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100 नंबर, जोगिंदर वॉर मेमोरियल कहाँ स्थापित किया गया है? 100 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। आज कुछ अजीब सा फ्रेंड्स आपको वीडियो भी मैं पढ़ने में भी थोड़ा सा क्या मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स की तबीयत बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, इसलिए वीडियो बनाने का नहीं मन कर रहा था, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स सोचे कि चलिए एक प्रैक्टिस सेट मैं आप लोग को दे देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग वेबसाइट पर जाकर के आप पढ़ाई कर जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।